जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और पुनः उपस्थित हुआ हूँ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के जो आपके 5512 पद हैं उसके लिए हम ये 14वां मॉडल पेपर लेकर आपके बीच आए हैं। मैं जान रहा हूँ आपकी मनोदशा, आप लोग परेशान हैं कि एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, एजेंसी का भी अभी चयन नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो एजेंसी है वो संभवतः इस महीने के अंत तक आपकी चयनित हो जाएगी, ठीक है ना। और अक्टूबर नवंबर में आपको बीपीओ का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। साथ ही दिसंबर के अंत तक ये कंफर्म समझिए कि आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना दोस्त, तैयारी करना बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करिए, क्योंकि छोड़ने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्त, ये 5552 पद हैं, ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपकी। इतने ज़्यादा पद आपको कभी नहीं मिले होंगे। जैसे अभी आपका री एग्ज़ाम हुआ था जिसका भी रिजल्ट आया है बीडीओ का, तो उसमें भी 1700-1800 पद थे, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी संख्या हो जाती है। कंपटीशन भी इसमें आपका बहुत कम होने वाला है। आपको एक दो कारण मैं उसका बताता हूँ। एक तो ये एग्ज़ाम लेट हो रहा है, साथ ही अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, कांस्टेबल का, तो उसमें कई सारे इधर से भी एस्पिरेंट थे। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जो इसमें शामिल हैं जूनियर असिस्टेंट में, और वो यूपी पुलिस का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो पुलिस का तो आपको रिजल्ट मिल जाना है लगभग दिसंबर के आसपास, यानी वो 4-6 महीने की उनकी प्रक्रिया है, तो उसमें ये कंप्लीट कर लेंगे। तो कई लोग ऐसे हैं जो इसको स्किप कर देंगे। तो दोस्त ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए, तैयारी रेगुलरली कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए उसी के लिए हम आपके लिए ये मॉडल पेपर लेकर आते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमारा अब आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हिंदी से हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। कभी कभी आप लोग भी थोड़ा कमेंटबाजी करते चलें, लाइक भी कर दिया करें दोस्त। सेशन को लाइक नहीं करते आप लोग, देखते हैं लाइक करने में क्या जाता है, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो बाजार का जो संधि विच्छेद होगा बाजारूपन का, वो होगा बाजार प्लस उ प्लस पन। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। जिसे किसी वस्तु की, तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है आपका निस्पृह, ठीक है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। कह रहे कि गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। तो जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको अंतेवासी कहा जाता है। सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, ठीक है। तो अन्न मतलब होता है आपका अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 5वां, अक्ष का अनेकार्थी शब्द बताइए या अनेकार्थी बताइए। अक्ष का क्या होगा, अक्ष का तो अक्ष मतलब एक्सिस बोलते हैं ना, जैसे ये एक्सिस धुरी जिसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या होना चाहिए मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द। आप लोग दोस्त कमेंट ज़रूर किया करें यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इतनी मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्स आपकी तरफ से कोई आता नहीं है, तो फिर थोड़ा ऑड लगता है। थोड़ा अप्रिशिएट किया करें भाई हमारी मेहनत को भी, है ना। चलिए
तो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है समालोचन। क्या है? समालोचन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 7वां है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तिरोभूत। क्या होगा? तिरोभूत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय रहित शब्द बताइए इसमें। प्रत्यय रहित मतलब जिसमें प्रत्यय ना हो। ऑप्शन पहला है मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। ठीक है, कृपाल धन कृपालु हो गया, वैज्ञान धन एक वैज्ञानिक, अनुवाद में अनु आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रत्यय रहित शब्द। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताइए आप, कौन सा दिख रहा है तद्भव यहाँ पर? बताइए, कमेंट करिए तुरंत। तो तद्भव है हमारा जमुना। क्या है? जमुना। इसका तत्सम होगा यमुना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 10वां है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आपके जो शब्द हैं उनके प्रकार होते हैं 4। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द, ये शब्द के अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है। ईमानदारी से बताइए आप लोग कितने लोग इसको सही करेंगे? एक बार तुरंत कमेंट करिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? क्योंकि कर्ता ने कर्म को तो लगाया जाएगा कर्म कारक। ठीक है, जो कि गलत है। कर्म कारक हमारा यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो संप्रदान कारक होगा। सी हमारा एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब किसी को कुछ देने के संदर्भ में आपको को, ठीक है, देने के संदर्भ में को आपको दिखे तो वहाँ पर आपको संप्रदान ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, देने के अर्थ में। तो यहाँ राजा के द्वारा ब्राह्मण को धन दिया जा रहा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12वां, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग होगा आपका यहाँ पर, कह रहे सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। तो सुंदरता यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी है? उठना, चमकना, गिराना या देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया में आपको बताया था आना और वाना प्रत्यय जहाँ दिख जाए वहाँ आप समझ जाना। ठीक है, आना वाना और समझ जाना, गिराना हो जाएगा। सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कह रहे हैं कि कितने भेद हैं? तो गुणवाचक विशेषण के मेरे साथियों होते हैं 7 भेद। डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 15वां, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र। स्वतंत्र यहाँ पर आपको मतलब इनमें से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्वातंत्र, स्वातंत्र जो बी वाला है हमारा, बी विकल्प बिल्कुल शुद्ध रूप में ये लिखा हुआ है। 16वां है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं इसमें से। ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, कंठ ध्वनि होना चाहिए, अघोष और महाप्राण होना चाहिए। ठीक है, तो कंठ तो ये सभी हो गए, कंठ तो सभी हो गए, तो पहचान नहीं पाएंगे। ठीक, अघोष और महाप्राण आप इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अघोष में आपका आता है अघोष कौन से होते हैं? अघोष वो होते हैं प्रत्येक वर्ड का पहला और आपका दूसरा व्यंजन। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होता है। और अल्प और महा का अल्प, महा, अल्प, महा। तो अल्प महा में आपका आएगा 3, 4। ठीक है, 3, 4 आता है महाप्राण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए आपका वो होगा कौन सा? सॉरी, गलत बोलना, महाप्राण दूसरा और चौथा है, ये गलत लिख दिया, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का। ठीक,
तो यहाँ पर हमारा खा जो है, खा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17वां भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई है? तो आज वही दिन है, तो भूल गया मैं आपको। सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हुआ था आपका 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को, ठीक है, मातृभाषा के रूप में इसको दर्जा प्रदान किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या अवसरवादी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो एक क्रांतिकारी कवि हैं और इनकी एक रचना है बादल राग। इस रचना में इनका जो व्यक्तित्व है क्रांतिकारी वो झलकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? क्या व्यवसायियों के मध्य लिखा जाएगा, सरकारी अधिकारियों के मध्य लिखा जाएगा, सगे संबंधी या मित्रों के मध्य लिखा जाएगा, पाठक और संपादक के मध्य लिखा जाएगा? तो व्यक्तिक पत्र यानी ये हमारा होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो लेटर होते, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये हमारा इनफॉर्मल में आएगा। किस में आएगा? अनौपचारिक पत्र है जो कि हम अपने सगे संबंधियों, ठीक है, रिलेटिव, इनके लिए लिखते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 23वां, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होता है? काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती, अर्थ होता है इसका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। छल कपट का व्यवहार जो है वो हमेशा नहीं चलता है। आपको एक ना एक दिन इसका परिणाम जरूर मिलता है। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सुजल प्रसन्नित मनुह सुहाए। कह रहे इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसको पढ़ के तो गड़बड़ हो जाता मामला, केवल ये पढ़ते तो आंसर हम लोग ये मार के आ जाते। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा ठंडे दिमाग से हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। इतना पढ़ते फटाक से अनुप्रास लगा देना था। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए कई बार पढ़ा है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पूछ लिया गया दोस्त, तो जानो मनु मानो, ये कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ए यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, तो हास्य रस होता है, रौद्र भी होता है, भयानक होता है। व्यंग जो है ये रस के अंतर्गत नहीं आता है। व्यंग जो है रस के अंतर्गत नहीं आएगा। ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? लिंग की दृष्टि से मेरा पुस्तक अच्छा है, आपकी नाक कट गई, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। किसने कहा? आचार्यों ने कहा है कि, क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, देशभक्ति में समास होगा कौन सा? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक, के लिए तत्पुरुष समास। सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है? नहीं। अनुस्वार की सहायता से? ये भी गलत। अनुनासिक की सहायता से? बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य जानकारी, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष ... में हुआ था। ठीक है, तो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? अशोक का जौगढ़ शिलालेख कह रहे कि किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मिलेगा आपको ओडिशा में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, पढ़ा होगा आपने।
तो ये 1918 में इसको प्रस्तुत किया गया था, 1919 में इसको लागू किया गया था, याद रखेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 49, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है भारत में दोस्त, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसको सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे पहले जो सूरज उगता है वो जापान में उगता है, ठीक है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं, और डूबते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 50 में, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ठीक है, तो सिंधु नदी और गंगा के नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो अम्बाला है, ठीक है। अम्बाला शहर इसके बीच बसा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ का? हरियाणा का एक शहर है। नेक्स्ट, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कह रहे हैं कि कब आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था आपका 6 से लेकर 17 अक्टूबर तक 1949 में। एक करेक्ट आंसर हो गया। 52, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 20 होती है। डी जो विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये आपका लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? लोक लेखा समिति से। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 54, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ऐसे लोग जो नियमित रूप से कभी गरीबी रेखा के अंदर आ जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, तो उनको कहते हैं विलोडन गरीब। कैसे गरीब कहलाते हो? विलोडन गरीब। सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 55, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? जो नया प्रतीक चिन्ह है आपका ये मुद्रा का, भारतीय मुद्रा का, कह रहे हैं कि इसको किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था आपके उदय कुमार हैं, जो कि आपके कहाँ के? ये चेन्नई के, ठीक है, चेन्नई के रहने वाले हैं, और ये IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 56, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के बारे में असत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आपको ग्राम पंचायत में जो आजकल 5 किलोग्राम राशन मिल रहा है ना फ्री पर कैंडिडेट, पर मेंबर परिवार का, ठीक है। तो ये PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोला जाता है, उसी के तहत। तो इसमें एक कथन असत्य है, कह रहे कि देश में PDS को 2007 के बाद बंद कर दिया था। ये कथन बिल्कुल असत्य है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अभी भी कार्यरत है, ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? इंदिरा गोस्वामी को तो असमिया भाषा के लिए इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लगभग सभी लोग इसको जानते हैं, और 90% लोग क्रिकेट को देखते ही हैं, और इसका जिक्र भी उसमें सुनते होंगे कि डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार अब इतने रन करने, जैसे मैच के बीच में आपकी बारिश वगैरह हो जाती है, तो इस नियम के तहत जो टारगेट वगैरह हैं और ओवर वगैरह हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा सही है? कह रहे कि रूस की येन है, नहीं है भाई। भूटान की पेसो है, नहीं। म्यांमार की क्यात, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए आप लोग? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, ये क्या है कि सेट पुराना है, थोड़े पुराने क्वेश्चंस हैं पर पढ़ लेते हैं अपन इसको। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पुरानी जी के जो करंट दे दी है, ये तो नहीं आएगी अपन को, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी थी? किस देश की सदस्यता को निलंबित किया था FATF ने? तो ये रशिया की थी, रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसके चलते हुए। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा LLAMA लॉन्च किया था? तो ये मेटा ने किया था। किसने किया था? मेटा ग्रुप है जिसमें आपका फेसबुक आता है और व्हाट्सअप आता है, साथ ही इंस्टाग्राम वगैरह, ये पूरा मेटा ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने वर्षु कन्नड़ दिमाबा उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया था? ठीक है, तो ये एक उत्सव है वर्षु कन्नड़ दिमाबा, इसका कह रहे हैं कि शुभारंभ कहाँ पर किया था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 64 देखेंगे, फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है? तो ये है आपकी पेंगोंग त्सो झील, बी यहाँ पर सही आंसर हो गया। 65, फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS का शुभारंभ किया था? ठीक है, किस मेट्रो के द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था आपका दिल्ली मेट्रो के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का यहाँ पर अब पोर्शन शुरू होता है, ठीक है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन देखेंगे, द ALU एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर यूजुअली रेफर्ड टू एज। तो ये टुगेदर जो होती है इसको हम लोग प्रोसेसर क्या कहेंगे? प्रोसेसर के रूप में इसको जाना जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 67, ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग इज डन यूजिंग। ठीक है, तो जो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है वो किसका उपयोग करके लगाते हैं? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके लगाया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर है परम, 1991 में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, CDEC कंपनी के नाम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया था? तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 4th जनरेशन कंप्यूटर ने। आगे बढ़ेंगे, 69, एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है, कह रहे उसको क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका सेमी ऑटोमेशन, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, हाउ मैनी कैटेगरीज डिड फ्लाइन डिस्क्राइब द कंप्यूटर्स? मतलब फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो फ्लिन ने जो कंप्यूटर की श्रेणियाँ बताई हैं वो 4 बताई हैं, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? नई टेक्नोलॉजी कह रहे कि क्या है? IC टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग करके है, या सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी? तो जो नवीन प्रौद्योगिकी है वो पैरेलल प्रोसेसिंग, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, AngularJS में डॉट मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो ये AngularJS में एप्लीकेशन मॉड्यूल, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एप्लीकेशन मॉड्यूल। FTTP स्टैंड फॉर, FTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो FTP का जो पूर्ण रूप होता है वो है फाइबर टू द प्रीमाइसेस, फाइबर टू द प्रीमाइसेस, सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 74, MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है MS वर्ड में? तो हैंगिंग इंडेंटेशन मतलब है पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है, इसका ये हमारा राइट आंसर होगा। 75, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह
ये ब्लिंकिंग सिंबल कह रहे हैं कि वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, कर्सर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं, उसमें क्लिप आर्ट आपको डालना होगा, तो अब कौन सी चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो इसमें होता है एक इंसर्ट पिक्चर कमांड, डी होगा इसका। इंसर्ट पिक्चर में आपका एमएस वर्ड की जो क्लिप आर्ट वगैरह हैं वो वहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगी। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहाँ पर ले जाएगा, ठीक है, किसी टेबल में आपने हैं और टैब बटन आपने प्रेस कर दिया तो आपको नेक्स्ट किस में ले जाएगा, कॉलम में ले जाएगा वो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके बगल वाले कॉलम में तुरंत शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, तो इसको कहा जाता है वेब ब्राउज़र। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के भी अपन ने फटाफट फिनिश कर दिए। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका यूपी स्पेशल काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है, तो बने रहिए और देखते रहिए। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी में देखेंगे, हमारा 81वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर स्थित है, रायबरेली में साथियों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था। सर्वाधिक साक्षर जनपद है वो तो है जीवी नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना, इनमें से बताना है अपन। तो इसके बाद दूसरा जो है वो है कानपुर नगर, बी वाला, ठीक है, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय किसको माना जाता है, मोमडन मुस्लिम्स को माना जाता है ना यहाँ पर। तो सर्वाधिक जो केंद्रीकरण है, सबसे अधिक मुस्लिम्स पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, रामपुर में पाए जाते हैं, लगभग 50%, ठीक है। रामपुर में जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 50% है। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज, ठीक है, हाथ से बना हुआ कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले को चुना गया है। किस जिले को चुना गया है, तो हस्त निर्मित कागज के लिए जालौन जिले को चुना गया है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, कौन होता है भू राजस्व का, तो ये आपने ग्रामीण विकास में पढ़ा है, लेखपाल के लिए पढ़ते हैं जब, तो उसमें जो भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी या मुख्य अधिकारी वो है, वो जिला कलेक्टर को ही माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है आपका वाराणसी में, ठीक है, कहाँ है, वाराणसी में। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था, ठीक है, 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था, तो ये किया गया था आपका वर्ष 2003 में। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88, बधाई कौन सी विधा है, तो बधाई जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंड में एक लोक संगीत है, ठीक है, लोक संगीत है ये बधाई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है बधाई लोक संगीत भी है और एक लोक नृत्य भी होता है यहाँ पर, बधाई है ना। चूँकि मेरा भी ताल्लुक बुंदेलखंड से है, जहाँ तक मेरा अपना निजी अनुभव है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि बुंदेलखंड में जो बधाई है वो ये होना चाहिए, पर किताब के अनुसार ये केवल इसको लोक संगीत बता रहे हैं, लोक नृत्य भी है, लेकिन लोक संगीत ज़्यादा सूटेबल है। हो सकता है ये लोक नृत्य ना हो, लेकिन एक विधा है नृत्य की, ठीक है ना। बधाई जो है वो एक नृत्य की विधा है, तो इस आधार पर इन्होंने शायद इसको ए किया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
89 है सूची 1 का सूची 2 से जो है मिलान करना है। चलिए करते हैं मिलान। कह रहे हैं कि कनक भवन कहाँ पर स्थित है। कनक भवन आपका अयोध्या में है, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है, देवासरी बाराबंकी, कालिंजर दुर्ग आपका बांदा में है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है, तो ये आपका स्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है, ठीक है, फिर कराइए मिलान। यहाँ पर मिलान कराना है इसका, करते हैं। चलिए पहला 84 गुंबद जो है वो है आपका जालौन में, ठीक। जामा मस्जिद मिलेगी आपको मुरादाबाद में। कामतगिरी पर्वत अभी बताया चित्रकूट में। बौद्ध स्तूप मिलेंगे कुशीनगर में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो पहले ये जो यमुना एक्सप्रेसवे, इसका नाम ताज एक्सप्रेसवे भी रखा था, है ना। तो ये 2 शहरों को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? आगरा को जोड़ता और नोएडा को जोड़ता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा जो पाया जाता है वो ललितपुर जनपद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। तो जो मैंगो है वो सर्वाधिक आपका मलिहाबाद क्षेत्र है, लखनऊ का, ठीक है ना, उधर उत्पादन होता है इनका, तो लखनऊ इसकी मेजबानी करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सुरमा उद्योग के लिए बरेली है, ठीक है, सुरमा उद्योग है बरेली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका वृहद नोएडा में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। ब्लैक पॉटरी के लिए, ठीक है, तो ये है आपका निज़ामाबाद के लिए। किसके लिए है? निज़ामाबाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो ये है आलमबाग में। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 99 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका है? कह रहे कि केले का है, अमरूद, पपीते या आम। तो आम का है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें आम का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का है। किसका है? चना का। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसका है? चने का है। तो ये हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दबाकर लाइक कीजिए दोस्त। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।